रामजे के मॉडल की एक परिकल्पना थी कि किसी समय चरम सुख तक पहुंचने या इसे प्राप्त करने के लिए काफ़ी अधिक बचत संभव है, लेकिन इससे आशय यह है कि समुदाय की सारी आय बचत का रूप ले ले। रामजे ने किसी एक समय में श्रम की सीमांत अनुपयोगिता की समानता उस समय श्रम की सीमांत कुशलता के उपभोग की सीमांत उपयोगिता के गुणनफल द्वारा प्रदर्शित की। अर्थात श्रम की सीमांत उपयोगिता श्रम की सीमांत उपयोगिता बराबर श्रम की सीमांत कुशलता, श्रम की सीमांत कुशलता इंटू क्या है, उपभोग की सीमांत उपयोगिता। उपभोग की सीमांत उपयोगिता। अर्थात क्या होगा, अर्थात वी ए इजिकल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए इंटू यू एक्स। और ये जो समीकरण होगा यह समीकरण है दूसरा, यानी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, जब इक्वेशन सेकंड हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर क्या है, रामजे के अनुसार समय क्या है, t मीन्स टाइम, t इजिकल टू समय t पर उपभोग में डेल्टा x, क्या, डेल्टा x की वृद्धि होती है यदि इसे एक अगली अवधि, अब अगली अवधि क्या है, डेल्टा t, अगली अवधि डेल्टा t के लिए स्थगित कर दिया जाए तो इससे इसके द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ क्या होगा, डेल्टा x ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा सी इंटू डेल्टा टी के बराबर बढ़ जाते हैं। अर्थात डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा सी प्रतीक्षा द्वारा प्राप्त होने वाले ब्याज की दर है। इससे निम्न संबंध प्राप्त होता है, और वह जो संबंध प्राप्त होता है वह क्या है, तो देखिए जो संबंध प्राप्त होता है वह
u ब्रैकेट x t माइनस 1 प्लस डेल्टा f अपॉन डेल्टा c इंटू डेल्टा t इंटू यू फिर ब्रैकेट में क्या होगा x ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा t और इसके बाद या इस सीमा के अधीन क्या होगा d अपॉन dt इंटू यू ब्रैकेट में देखिए x t इंटू टी ब्रैकेट ऑफ इजिकल टू माइनस डेल्टा f अपॉन डेल्टा c इंटू यू और फिर ब्रैकेट में x इंटू टी और ब्रैकेट ऑफ यह निकल के आएगा और ये जो होगा यह होगा तीसरा समीकरण यानी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए जब थर्ड इक्वेशन ज्ञात कर लेते हैं फिर उसके बाद क्या है समीकरण 3 सूचित करता है कि u इंटू एक्स जो उपभोग की सीमांत उपयोगिता है एक आनुपातिक दर से गिरती है जो ब्याज की दर के द्वारा दी हुई होती है। इसके परिणाम स्वरूप x निरंतर रूप से बढ़ता है जब या तो डेल्टा f क्या होगा या तो डेल्टा f अपॉन डेल्टा c या फिर u इंटू एक्स ये लुप्त ना हो जाएं, ये दोनों ही अगर लुप्त ना हो जाएं इस दशा में यह देखा जाता है कि चरम सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। उपर्युक्त विवेचन में समीकरण 1 व 2 व 3 समस्या के हल हेतु पर्याप्त हैं जबकि C0 के बारे में जानकारी हो। अब देखिए C0 क्या है तो यह वह पूंजी है जिससे t इजिकल टू 0 पर देश आरंभ करता है। दूसरी प्रारंभिक दशा यानी इनिशियल कंडीशन कौन सी है t इजिकल टू इनफाइनाइट यानी अनंत होने पर फलन के व्यवहार से संबंधित विचार योग्य बातों से पूर्ति होती है। यह ध्यान रखते हुए कि x a तथा c एक स्वतंत्र चर समय के फलन हैं। हम इन संबंधों को इस प्रकार भी प्रकट कर सकते हैं तो देखिए कैसे। देखिए कैसे प्रकट करेंगे।
यानी डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में क्या है, u ब्रैकेट में x, फलन किसका है, a और c के, ये फलन है। और जब ये फलन है तो फिर क्या होगा, इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, फलन यानी फंक्शन ए सी प्लस यू एक्स क्या है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस यू एक्स डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए इंटू डेल्टा डी सी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स की। जब ये होगा तो फिर क्या होगा, देखिए इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स फंक्शन ए सी प्लस वी ए डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी यू एक्स अपॉन डी टी ब्रैकेट में फंक्शन ए सी माइनस एक्स ब्रैकेट ऑफ इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी यू अपॉन डी एक्स फंक्शन ए सी प्लस वी वेरिएबल ए डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी यू एक्स अपॉन डी टी इंटू कोष्टक में फलन ए सी माइनस एक्स कोष्टक और डी टी अपॉन डी एक्स। फिर क्या होगा, देखिए इक्वल टू एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी ए डी ए अपॉन डी एक्स। अतः इंटीग्रेट करने पर, अब हम इसका इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट बाई पोस्ट इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, तो देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह निकल के आएगा यू एक्स फंक्शन ए और सी इक्वल टू क्या है, एक्स यू एक्स प्लस माइनस यू एक्स प्लस वी ए प्लस के। यह एक चर क्या है, एक अचर यानी ए कांस्टेंट है। क्या है, ए कांस्टेंट।
अब देखिए जब ये एक कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, तब होगा, देखते हैं, तो dc अपॉन dt इज इक्वल टू फंक्शन a और c माइनस एक्स के, या फिर क्या होगा, इज इक्वल टू के माइनस ब्रैकेट में u एक्स माइनस वी ए अपॉन u और x के, यह होगा। जब ये होगा तो फिर क्या होगा आगे, तब देखिए अब k को निर्दिष्ट यानी आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ जिसे राम जी ने चरम सुख यानी बिलिस या बी कहा है। क्या कहा, बी, इन्होंने बी कहा है। तो देखिए जब ये है तो फिर होगा तब होगा इंटीग्रेट इनफाइनाइट और जीरो ब्रैकेट में b माइनस यू एक्स, बी माइनस यू एक्स प्लस वी ए ब्रैकेट ऑफ इंटू डी और टी। जब ये होगा तो देखिए यह इंटीग्रल उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा आनंद या संतोष गिरकर चरम सुख से कम हो जाता है। यह सीमित यानी फिनिट है तथा समस्या इसे न्यूनतम करने की है। अब स्वतंत्र चर को बदलते हुए सी करने पर काफ़ी अधिक सरलीकरण प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए क्या सरलीकरण प्राप्त किया जा सकता है उसे भी देख लेते हैं। क्या मिलेगा देखते हैं। द इंटीग्रल बिकम्स, क्या होगा, फंक्शन इनफाइनाइट जीरो सी जीरो बी माइनस यू एक्स प्लस वी ए अपॉन क्या होगा, डी सी अपॉन डी टी इंटू डी सी, या इंटीग्रल इनफाइनाइट सी जीरो बी माइनस यू एक्स प्लस वी ए अपॉन फंक्शन ए सी इंटू ए सी माइनस एक्स इंटू डी सी, यह मिलेगा। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस इंटीग्रल में x व a पूरी तरह से c के स्वैच्छिक फलन हैं तथा
इंटीग्रल को न्यूनतम यानी मिनिमाइज करने के लिए इसके इंटीग्रांड को न्यूनतम करते हैं, अर्थात इसके पार्शियल डेरिवेशन को शून्य के बराबर करते हैं। अतः x के प्रति इसके डेरिवेट्स को लेने पर हमें जो मिलेगा वह होगा, देखते हैं, वह होगा माइनस यू एक्स अपॉन फंक्शन ए और सी माइनस एक्स प्लस बी माइनस यू एक्स प्लस वी ए अपॉन ब्रैकेट में फंक्शन किसका ए और सी माइनस एक्स की घात 2 इजिकल टू 0 या देखिए क्या डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू डी टी इजिकल टू, देखिए क्या है, फंक्शन ए सी माइनस एक्स, तो इजिकल टू बी माइनस ब्रैकेट में यू एक्स माइनस वी ए ब्रैकेट ऑफ अपॉन क्या होगा, अपॉन यू और एक्स की। अतः बचत की दर को उपभोग की सीमांत उपयोगिता से गुणा कर अवश्य ही चरम सुख उपयोगिता प्राप्ति की वास्तविक दर से समानता स्थापित होती है। यह वह आधारभूत नियम है जिससे रामजे ने अपने विचारवर्धक शोध यानी ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सेविंग में प्रस्तुत किया। इस नियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से उत्पादन फलन यानी फंक्शन ए सी से स्वतंत्र है, सिवाय उस दशा के जब यह चरम सुख प्राप्त होने वाली उपयोगिता की अधिकतम दर को निर्धारित करता है। विशिष्ट रूप से एक दी हुई आय पर जो मात्रा एक द्वारा बचत की जाती है वह पूर्णतः ब्याज की वर्तमान दर से स्वतंत्र होती है। यदि नहीं तो यह वास्तव में शून्य होती है। यह परिणाम या निष्कर्ष विरोधाभासी प्रकृति का है और किसी सीमा तक इसे कम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के लिए जब कोई यह पाता है कि भविष्य एक स्थिर दर P पर
कटौती या डिस्काउंट है तथा ब्याज की दर स्थिर है व आर के बराबर है, तब बचाई गई आय का अनुपात फलन होगा। दर P अपॉन R का यदि P = 0 हो तब यह दर भी शून्य होगी तथा बचत किया गया अनुपात इसके परिणाम स्वरूप R में स्वतंत्र होगा। अब देखिए फिर आगे पॉइंट आता है कि उपयोगिता स्तर का चरम सुख क्या है। तो देखिए हम इसे भी समझते हैं, यानी उपयोगिता स्तर का चरम सुख यानी ब्लिस ऑफ यूटिलिटी लेवल। एक अर्थव्यवस्था में यह प्रयास किया जा सकता है कि वह समय अवधियों में उपयोगिता को अधिकतम करे। रामजे ने अपने उपयोगिता स्तर में एक उच्च स्तरीय या उच्च सीमा को उन्मुख यानी चरम सुख की संकल्पना पर विचार किया। अब देखिए इन्होंने जो विचार किया है वह क्या किया है, तो देखें, अतः समस्या को इस प्रकार देखा गया है कि एक अनंत समय में वास्तविक उपयोगिता एवं चरम सुख के मध्य के अंतर के योग को किस प्रकार न्यूनतम किया जाए। एक बेहतर व्यवहार से संबंधित उत्पादन संबंध के आधार पर रामजे ने या रामजे के आवंटन के नियम बनाए जो सरल एवं आकर्षक हैं। अब इन्होंने जो आवंटन के नियम बनाए हैं वो क्या हैं, तो देखिए, पूंजी एवं श्रम के एक द्विसाधन मॉडल में प्रत्येक समय बिंदु हेतु यह दो दशाओं से संबंधित हैं। कौन कौन सी दशाएं हैं, तो पहली दशा है श्रम की सीमांत अनुपयोगिता अवश्य ही बराबर होती है किसके, उपयोगिता के रूप में श्रम के सीमांत उत्पादन की। दूसरी क्या है, तो देखिए, उपभोग की सीमांत उपयोगिता में ह्रास की आनुपातिक दर अवश्य ही पूंजी के सीमांत उत्पाद की बराबर होनी चाहिए। यह दो दशाएं इन्होंने बताई। आगे फिर क्या कहा, यदि इस वर्ष व एक वर्ष अगले यानी एक अगले वर्ष उपभोग की सीमांत उपयोगिता 1+i हो तब i सीमांत उपयोगिता में ह्रास की आनुपातिक दर होगी। लेकिन इससे यह आशय भी निकलता है कि 1+i इकाइयाँ जो अगले वर्ष का उपभोग हैं का उपयोगिता मूल्य इस वर्ष की एक इकाई के ठीक बराबर होगा तथा i वह दर है जिस पर हम एक वर्ष के उपभोग की छूट देने को तत्पर रहते हैं। अर्थात यह इस वर्ष का उपभोग है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित दूसरा नियम पूंजी के सीमांत उत्पाद को उपभोग की छूट या बट्टे की सीमांत दर से समानता की बात स्पष्ट करता है। रामजे ने इस नियम को चरम सुख के मूल्य के रूप में प्रकट किया। यह कल्याण मूल्य की उच्च सीमा है। यह बचतों की दर को उपभोग की सीमांत उपयोगिता से गुणा कर चरम सुख बिंदु एवं उपयोगिता के वास्तविक स्तर जिसका आनंद लिया जा रहा
है कि मध्य अंतर की समानता से ज्ञात होता है। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो अनुकूलता वस्तुओं को उत्पादन फलन से स्वतंत्र करता है। प्रोफेसर रामजे का शोध पत्र एक नवीन विधि का परंपरागत प्रस्तुतिकरण करता है जिसका विस्तार वर्तमान समय में कई आर्थिक विधाओं में किया गया। यद्यपि व्यवहारिक नीतियों की दृष्टि से यह बहुत सार्थक नहीं है, क्योंकि अनुकूलता वृद्धि के विचार विमर्श की प्रक्रिया में बहुत सारे नीतिगत मुद्दे शामिल होते हैं। तदनंतर समाजवादी अर्थव्यवस्था की वृद्धि समस्याओं में संस्थागत घटकों की उपस्थिति दर पर काफ़ी अधिक शोध किया गया, जिससे ऐसा साहित्य उपलब्ध हुआ जो समस्या का सुस्पष्ट विवेचन करता है। रामजे की विधि में समाज के लिए सरलतम रूप से एक कल्याण फलन समाहित है, जिसके द्वारा वृद्धि की नीतियों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इसका एक विकल्प व्यक्तिगत अधिमानों के आधार पर चुनावों तक पहुंचने का प्रयास है। इसे एक सुपरिचित प्रमेय प्रतिस्पर्धी बाजार आवंटन जो पेरेटो अनुकूलता की कुछ संकल्पनाओं के प्रति झुकाव से संबंधित है एवं समय को ध्यान में रख प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल में एक प्रश्न यह भी उठता है कि सरकार आखिर क्यों सावधानी पूर्वक किए गए विचार विमर्श के उपरांत वृद्धि पथ में परिवर्तन करना चाहती है, जो बाजार आवंटन से उभरता एवं विकसित होता है। इस तरह के प्रश्न कई प्रकार की समस्याओं से जुड़े होते हैं या जुड़े हैं, जैसे बाह्य वितरण अनिश्चितताएं एवं अंतर्निर्भरताएं। अब देखिए इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, तो देखिए प्रोफेसर रामजे के मॉडल में निष्कर्षों पर प्रभाव डालने में समर्थ कारकों में जनसंख्या वृद्धि की संभावित ऐसा घटक है जो कुछ अधिक बचत करने का कारण बन सकती है। इसके साथ ही यह संभावना भी है कि भविष्य में होने वाली खोज तथा एक संगठन में होने वाले सुधार जो वर्तमान की तुलना में कम त्याग के लोगों को आप प्रदान करने में सक्षम हो भी कम बचत का कारण हो सकता है। इस प्रकार खोज के प्रभाव दो विपरीत दशाओं में काम करते हैं, और पहली दशा है इनकी वह नई आवश्यकताओं को जन्म देते हैं जिनसे कोई बेहतर संतुष्ट हो सकता है, जबकि उसने पहले से ही बचत की हो। दूसरा, यह उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करते हैं तथा आरंभिक बचतों को कम फलों के परिणामों से संबंधित कर देते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण कारकों के साथ कुछ गंभीर घटक भी हैं, जैसे भविष्य में होने वाली युद्ध की घटनाएं
तथा भूकंप जो संचय को बर्बाद कर देते हैं, इन्हें मात्र इसलिए ध्यान में नहीं रखा जाता कि वह दीर्घ समय अवधियों में ब्याज की बहुत कम दर देंगे, परंतु वास्तव में तो ऐसी दशाएं हैं जो ब्याज की दर को वस्तुतः ऋणात्मक कर देती हैं, जिनके अधीन न केवल ब्याज डूबता है बल्कि मूलधन भी डूब जाता है। अब देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी समझ में रामजी मॉडल से कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। आपके कमेंट ही मुझे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, और साथ ही मेरे जो नोट्स हैं, इन नोट्सों को मैं जो तैयार करता हूँ, यह नोट्स IAS, IPS, PCS या समस्त भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में होने वाली प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए भी मैं यह नोट्स तैयार करता हूं। इसके साथ ही समस्त भारत के राज्यों की यूनिवर्सिटी या केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में यह टॉपिक पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाने का एक निश्चय किया, और आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरा यह टॉपिक आपको समझ अवश्य ही आएगा, चूँकि यह वीडियो में या यह टॉपिक शायद ही किसी ने YouTube में डाला हो। और इसके साथ ही मेरे लिए कमेंट अधिक से अधिक अवश्य ही करें। धन्यवाद।